बॉर्डर टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पे अपने कैसल में खड़ा एमसी बाहर खिड़की से अपने टाउन में गिरी हुई बर्फ को देख के सोच रहा होता है। ये हफ्ता तो हमारे टाउन में काफी शांति से गुजरा है। खानों में जब से स्टीम इंजन ठीक करा दिया गया था तब से कोई समस्या नहीं हुई है। दीवार के पास ज्यादा शैतानी जानवर भी नहीं है, इसलिए शिकार करने वाली टीम उसे निपट सकेगी। आखिरकार मैं अपने दिल को आराम दे सकता हूँ। बॉर्डर टाउन के बाजार की प्लानिंग अब पूरी हो गई है। अब मुझे बस एक अच्छा बाजार बनाना है जिससे मेरा खाली पड़ा हुआ पर्स फिर से भर जाएगा। एमसी ये बातें सोच ही रहा होता है तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और जिसकी आवाज से एमसी चौंकते हुए सोचता है ये क्या बकवास है, क्या थप्पड़ इतना जल्दी पड़ गया। तभी वहां पे कार्टर आता है और जो कि कह रहा होता है कि ये एक इमरजेंसी है। राक्षसी जानवर का एक बड़ा झुंड शहर की दीवार पर आ गया है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में बॉर्डर टाउन के नॉर्थ स्लोप की दीवार को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें राक्षसी जानवरों को दिखाया जाता है जो कि मार्च कर रहे होते हैं दीवार की तरफ। उन जानवरों को देखते हुए दीवार पे खड़े हुए सिपाहियों में से एक जिसका नाम बैनर है वो सोचता है कि ये तो सच में आ गए और ये कितने सारे हैं, हमें इतने सारे शैतानी जानवरों से क्या एक साथ लड़ना होगा। मैं तो बस इस शहर में एक माइनर हूँ। जब मुझे इस टीम के लिए चुना गया था और मैंने ये सिर्फ लंच में अंडों के लिए किया था। तभी खतरे की घंटी बजाई जाती है और हमें दिखाया जाता है एक गाय को जो कि काफी बड़ी होती है। वो गाय दीवार तोड़ने के लिए बहुत तेजी से दीवार से टकराती है। उसकी टक्कर दीवार से बहुत भयानक होती है जिससे ऊपर खड़े सिपाही भी हिल जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये दीवार तो हिल रही है। हालांकि उस गाय की टक्कर से दीवार को कुछ नुकसान तो नहीं होता जबकि उल्टा वही गिर जाती है, पर वो एक रास्ता बना देती है। अब उस गाय के शरीर का सहारा लेते हुए वुल्फ का झुंड दीवार पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब इस सीन को देखते हुए आयरन एक्स अपने लॉन्ग गन वाली स्क्वाड को आदेश देता है कि वो पोजीशन ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो वुल्फ बैनर पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ आ रहे होते हैं। बैनर जिसके हाथ में भाला होता है वो सोचता है कि अब मुझे ये सारा काम जबरदस्ती करना पड़ेगा। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि उन भेड़ियों को भालों से खदेड़ने में दिक्कत आ रही होती है। अब इस सिचुएशन को देखने के बाद आयरन एक्स अपने स्क्वाड को आदेश देता है कि दुश्मन तुम्हारे सामने है, उसका सामना करो, इधर उधर बेवजह मत देखो। जिसपे सारे बंदे हाँ में अपना जवाब देते हैं। आयरन एक्स कहता है कि अब इसका मजा लो। तभी एक गोली एक भेड़िए के सिर के आर पार हो जाती है। आयरन एक्स उस भेड़िए को चेक करते हुए कहता है कि ये मर चुका है। फिर वो अपने स्क्वाड को आदेश देता है कि जिसकी भी जो पोजीशन है वो वहां पे डटे रहो। तभी बैनर का ध्यान उस सैनिक पे पड़ता है जिससे उस भेड़िए का सामना हो रहा था। वो घायल वहां पे पड़ा हुआ था जो कि दर्द से कहरा रहा था। बैनर जिसने अपने बैटल में पहली बार खून देखा था वो भी अपने को लीडर का, वो तो एक ही जगह पे जम सा जाता है। अब इतना ज्यादा खून देख के क्योंकि वहां उस को लीडर की आंतें बाहर निकली होती है जिसे देख के वो और भी ज्यादा डर जाता है। जिसे देख के आयरन एक्स सबको बोलता है कि घबराओ मत सब लोग, क्या तुम भूल गए हमने क्या किया था ट्रेनिंग के दौरान। उस सैनिक उसके घाव को कपड़े से ढक रहे होते हैं जिससे कि उसका खून रुक सके। इस माहौल को देखते हुए बैनर जो कि घबरा गया होता है अब अपने आप को स्टेबल करता है अपनी पोजीशन को और उसके बाद बोलता है अपने साथियों को कि तुम दोनों इसे उठाकर इलाज केंद्र ले जाओ, बाकी हम लोग अपनी जगह की रक्षा करेंगे। दीवार के नीचे अभी भी शैतानी जानवर है। सिपाहियों के इस जोश को देख के वहां खड़ा एमसी सोचता है कि लगता है मेरे खिलाए गए अंडे वेस्ट नहीं गए। तभी उन सैनिकों में से एक सैनिक कुछ देख के बोलता है कि हे भगवान आखिर ये क्या है। सुनते ही हंटर और एमसी उसी तरफ देखते हैं जहाँ पे वो सैनिक देख रहा होता है। हंटर वहां देखते हुए कहता है कि लगता है हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। एमसी भी उस दानव को देख के काफी हैरान होता है क्योंकि वो एक हाइब्रिड राक्षस होता है। उस दानव को देखते हुए एमसी सोच रहा होता है कि ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि किसी हॉरर मूवी का सीन हो। अगले पल उस दानव पे बहुत सारे तीरों की बौछार की जाती है पर उसका शैल जो होता है वो कछुए का होता है जबकि मुंह उसका वुल्फ की तरह होता है। वो एक हाइब्रिड है। वो हाइब्रिड दानव आगे दीवार की तरफ बढ़ रहा होता है और जबकि तीर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। सैनिक अपने सिचुएशन को एमसी से बताते हैं कि महाराज हमारे तीर तो काम ही नहीं कर रहे। एमसी उस दानव को देख के सोच रहा होता है कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि उसका बाहरी कवच इतना मजबूत है कि वो उसे चलता फिरता टैंक बना रहा है। अगर हमारे पास एक अच्छा तीरंदाज भी हो तो उसके तीर भी
टैंक को पार नहीं कर पाएंगे। तभी एमसी हंटर को और कार्टर को आदेश देता है गोली मारने का, और वो लोग गोली मारते हैं, लेकिन गोली कवच से टकरा के कहीं और ही चली जाती है। अब सब लोग बहुत डरे से होते हैं, क्योंकि ना तीर उस दानव को कुछ बिगाड़ पा रहा था और ना ही गोलियां। अब सिचुएशन को देखने के बाद एमसी बोलता है सब लोगों से कि शांत हो जाओ, घबराओ मत। वो बैनर को आदेश देता है कि अपने साथ कुछ लोगों को स्टोरेज में ले जाओ और कुछ बारूद ले आओ। इसके बाद एमसी सबको आदेश दे रहा होता है कि सब लोग मेरी बात सुनो। इसी बीच दीवार जोर से शेक होती है, जिसको महसूस करते हुए प्रिंस पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। इस पे सैनिक कहते हैं कि आप उधर ध्यान दीजिए, डेमोनिक बीस्ट दीवार से टकरा गया है। एमसी उस सीन को देख रहा होता है जहाँ पे वो डेमोनिक बीस्ट दीवार पे घुसने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखते हुए वो सोचता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है, इसके पास ये भी है, दीवार बहुत ज्यादा प्रेशर झेल सकती है, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कमजोर है। दीवार की शॉक झेलने की काबिलियत असल में 0 है, अगर ऐसा ही चलता रहा। इसी बीच एमसी जोर से चिल्ला के कहता है कि सब लोग निकलो यहाँ से, और हम देख पाते हैं कि दीवार कोलैप्स कर देती है। दीवार गिरने की वजह से एमसी भी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे नाइटिंग आ जाती है, जो कि प्रिंस को सेव करते हुए आगे ले जाती है। इसी बीच एमसी नाइटिंग से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। नाइटिंग प्रिंस को सेफली एक जगह पे ड्रॉप कर देती है और फिर कहती है मैं बहुत चिंतित थी, इसीलिए मैं आपको देखने आ गई। आप इससे कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं। दीवार में पहले से ही एक बहुत बड़ा छेद है, अगर आपने अभी कार्रवाई नहीं की तो वो बड़ा दानव शहर में घुस जाएगा। इस पे एमसी कहता है कि अभी कोई समस्या नहीं है, हमारा आखिरी हथियार अभी तक मैदान में आया नहीं है। वहां पे बैनर आ जाता है जिसके हाथ में वही बारूद का डिब्बा होता है। एमसी अब अपने मेन हथियार को आता हुआ देख के बैनर को बोलता है कि इसे जल्दी से लाइट अप करो और उस बीस्ट के पाँव में रखाओ। बैनर जो कि ये सुनने के बाद बाहर से तो शांत लग रहा था, बट अंदर से वो काफी घबरा रहा था। वो खुद को शांत करते हुए आगे बढ़ता है और उस बारूद की पिन को पुल करता है और फटाक से उस डीमन के नीचे जाके उस बॉम्ब को उस बारूद को रखाता है और कहता है, भागते हुए कहता है कि मैंने गन पाउडर को सही से रख दिया है, सब लोग झुक जाओ। बैनर की ये बात को सुन के सब लोग झुक के बैठ जाते और देख रहे होते हैं कि आखिर ये विस्फोट होगा कब। थोड़े ही सेकंड के बाद विस्फोट होता है और विस्फोट की लपटें इतनी बड़ी होती हैं और लपटों के बीच में होता है बीस्ट। ये विस्फोट इतना भयंकर होता है कि इसने उस हाइब्रिड बीस्ट को मार दिया होता है, जिसे मरा हुआ देख के सैनिकों में खुशी की लहर आ जाती है कि फाइनली हम लोगों ने इस हाइब्रिड बीस्ट को मार दिया। अब ये सीन देखते हुए एमसी नाइटिंग को बोलता है कि अब बताओ कैसी रही। मैंने बोला था ना कि टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। एमसी की खुशी ज्यादा देर की नहीं होती, क्योंकि तभी वो कहता है कि रुको, कुछ तो गलत है। एमसी हैरानी से देख रहा होता है और कहता है कि फिर से ये तो एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है हमारी तरफ। अब एक बड़ी भीड़ को अपनी तरफ आता हुआ देख के सैनिक जो कि पहले खुशी से नाच रहे थे अब बिल्कुल हैरान है। हैरान क्यों ना हो, क्योंकि वो जो इन्होंने एक्सप्लोजन धमाका किया था उसकी वजह से दीवार टूट गई है भाई। और वो सैनिक बोल रहे होते हैं कि हमारी जो वॉल है वो टूट चुकी है और अब हमें क्या करेंगे, इस भीड़ को कैसे रोकेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक बीस्ट का एक झुंड उसी तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पे दीवार टूटी हुई होती है। अब उन डिमोनिक बीस्ट को रोकने के लिए खड़े हुए सैनिक बोलते हैं कि धत तेरी की, ये तो बहुत ज्यादा है। हालांकि वो सैनिक अपनी शील्ड से उन डेमोनिक बीस्ट को रोक तो रहे होते हैं, बट वो ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत असंभव हो रहा है इन्हें रोकना। एमसी अब इस सिचुएशन को देखने के बाद सोच रहा होता है गुस्से में कि हमारी दीवार टूट चुकी है और हमारा जो सेना का फॉर्मेशन है वो भी बिखरता नजर आ रहा है। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेमोनिक बीस्ट तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और सामने एक सैनिक जो कि जमीन पे गिरा हुआ होता है। तभी वहां से कोई फिगर गुजरता है, जिस देख के वो सैनिक कहता है कि अरे मेरी बात सुनो, यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए जल्दी। तभी वो लड़की उस डेमोनिक बीस्ट के सामने खड़ी हो जाती है और ये और कोई नहीं, ये एना होती है।
एना पूरे जोश में अपनी स्पेल कास्ट करती है जिससे कि एक फायर की लहर बनती है और उस डेमोनिक बीस्ट यानी कि बोर को तंदूरी तंदूरी बनाने देती है पूरा। अब इस आग को देख के एमसी सोच रहा होता है कि ये फायर तो एक मिनट, ये फ्लेम्स तो एना की हैं, क्या एना इधर है? एक मिनट रुको, मैंने एना को कब बोला था कि उसे यहाँ पे शो होना है? इंडस्ट्री बनाने के लिए मुझे एना की बहुत जरूरत है और मैं एना को खोना नहीं चाहता। एना को खतरे से दूर रखने के लिए तो मैंने एना की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगा दी थी, पर वो वहां से भाग कैसे आई? तभी वहां पे एक सिपाही आता है जो कि प्रिंस को ग्रीटिंग करता है और कहता है कि मुझे माफ करना महाराज, लेडी एना बहुत चिंतित थी, वो बहुत जिद कर रही थी कि उन्हें यहाँ आना है, मुझे माफ कर देना महाराज, मैं उन्हें रोकने में असमर्थ हो गया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिंस सोच रहा होता है कि मेरा प्लान था कि नाना को आर्मी के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसकी एक अच्छी छवि पेश की जाए। जब नाना को लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं एना को पब्लिकली अनाउंस करूं। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो गई है। तभी एमसी जोर से उस सिपाही को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी हुआ है तुम जल्दी से जाओ और एना को प्रोटेक्ट करो। यही सेम बात एमसी नाइटिंग को भी कहता है, जिसपे नाइटिंग कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और आप भी अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में हमें एना को दिखाया जाता है जो कि सिपाहियों के सामने होती है, जिसपे एक सैनिक आगे कहता है कि हाइनेस ने कहा है कि एना को प्रोटेक्ट करो। हमें एना को दिखाया जाता है जो कि अपना मैजिक फायर को कास्ट कर रही होती है और एक काफी लंबी दीवार बना देती है, जिसे देख के एमसी चौंकते हुए बोलता है कि ये तो फ्लेम की दीवार है। एमसी एना को देख रहा होता है जो कि अपने आप को पूरा युद्ध भूमि में झोंक चुकी होती है। वो हर चीज को संभाल रही होती है उन डीमन बीस्ट। अब ये देखते हुए एमसी चिंता से बाहर आता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे भी कोई ना कोई चीज संभालनी पड़ेगी, और वो भी अपने हाथ में गन ले लेता है कार्टर से छीन और वो भी शूट करता है एक डेमोनिक बीस्ट पे, और वो शॉट सीधा लगता है हेड शॉट, जिसे देख के सैनिक बड़े हैरानी में होते हैं कि प्रिंस भी गोलियां चला रहे हैं। अनाउंसमेंट होती है कि दीवार पे बना हुआ जो सुराग था वो हम लोगों ने रिपेयर कर दिया है। ये सुनते ही एमसी कहता है सबको कि सब लोग दीवार के ऊपर चलो। एमसी जोर से चिल्लाते हुए सबको बोल रहा होता है कि हमें दीवार की रक्षा करनी है और हमें बॉर्डर टाउन की रक्षा करनी है। अब एमसी की अनाउंसमेंट को सुनते ही जो भी सैनिक इस बात को सुन रहा होता है उसके अंदर जोश आ जाता है और वो कहते हैं कि चक दे फट्टे नब्दे किल्ली, सुबह जलंधर शाम दिल्ली। जस्ट किडिंग गाइज। ये सब लोग जोश में कहते हैं कि मार देंगे, काट देंगे, जो भी आएगा बॉर्डर टाउन के रास्ते में उसे उखाड़ फेंकेंगे। और ऐसे ही सब लोग मिलजुल के फाइट कर रहे होते हैं डीमन बीस्ट के खिलाफ। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें थोड़ी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैदान बिल्कुल साफ हो चुका है और एक आखिरी बचा हुआ वुल्फ को भी ये ठिकाने लगा देते हैं, जिसे ठिकाने लगाते ही सैनिक कहता है कि ओ भाई ये तो बस लास्ट बचा था जिसे हमने निपटा दिया। अब इस जीत के बाद सब लोग जश्न मना रहे होते हैं कि हम लोगों ने सच में शैतानी जानवरों को भगा दिया, राजकुमार अमर रहे। इसी बीच कार्टर एमसी से बोलता है कि आपके दिए गए उन गनों से और गन पाउडर से हम इस दुश्मन को भगाने में सफल रहे। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए सोचता है कि अरे हाँ एना के बारे में तो भूल ही गया, वो ठीक तो होगी ना। मैं कमांड देने में इतना मग्न था कि मैं तो उसके बारे में भूल ही गया। तभी एमसी कार्टर से बोलता है कि मैं एना की मौजूदगी आर्मी को कैसे समझाऊंगा, मुझे डर है कि उसे फिर से एक शैतान समझा जाएगा। तभी एमसी और कार्टर इस बात को समझते हुए घबराते हुए आगे सैनिकों की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिससे कि वो एना से मिल सके। तभी एमसी आगे बढ़ता है और कहता है कि सब लोग, कोई हिलेगा नहीं। एमसी हैरान होता है आगे सामने का सीन देखते हुए, क्योंकि सैनिक जो रहते हैं वो एना को ग्रीट कर रहे होते हैं। ये देखते हुए एमसी सोचता है कि तो बात ऐसी है, भले ही वे कहते हैं कि उसकी शक्तियां डरावनी हैं, लेकिन जब ये शक्तियां उनके पक्ष में होंगी, बुराई दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए, तो डर खत्म हो जाएगा और उसकी जगह विश्वास और कृतज्ञता ले लेगी। अगली पल एमसी एना के पास होता है और पूछता है कि एना क्या तुम ठीक हो? एना काफी थके हुए अंदाज में जवाब देती है कि हाँ महाराज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पे एमसी पूछता है कि तो फिर तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? और यही बात बोलने की होती है उसी वक्त एना बेहोश होके एमसी के बाहों में गिर जाती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लियर वाटर, जहाँ पे ग्रेसिया का पैलेस है, जहाँ पे यही खबर गूंज रही होती है कि फादर नहीं रहे।
ग्रासिया जो कि अपने सेवक से बोल रही थी कि मेरे फादर जो हैं वो अब नहीं रहे। ग्रासिया अपने सेवक से पूछती है आखिर ये सब हुआ कैसे। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि मेरे भाई गेराल्ड ने पिताजी का मर्डर किया और फिर गार्ड ने उसे पकड़ लिया। अपने अपराधों की वजह से आत्महत्या नहीं की और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसे सिर कलम करके मौत की सजा सुनाई गई। सुन के सेवक बोलता है कि ये मुझे किसी भी प्रकार से नॉर्मल नहीं लग रहा। जिस पे ग्रासिया बताती है बेशक ये नॉर्मल नहीं है, भले ही मेरा भाई बेवकूफ है लेकिन वो उस लेवल का नहीं है कि वो मौत का रास्ता चुने। किसी के ऑर्डर दिए बिना वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसे साफ तौर पर फंसाया गया। दूसरे भाई टिमोथी के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है। अब एक बेवकूफ भी ये जान जाएगा कि इस घटना के बाद उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, लेकिन सिर्फ पिता के उसके प्रति तरफदारी पर भरोसा करके उसे ये कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। इस पे ग्रासिया का सेवक पूछता है तो फिर क्यों उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ी। इस पे ग्रासिया बोलती है क्योंकि वो मुझसे डरता है। वो हमारे समुद्री डाकुओं की सेना से डरा हुआ है। लेकिन ये कदम बहुत सीधा साधा था, भले ही उसने राजा की हत्या का दोष गेराल्ड पर डाला। ये सिर्फ ग्रे कासल के निवासियों को ही बेवकूफ बना सकता है, मुझे कभी भी। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि अब मुझे अपने प्लान में हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। ग्रासिया के मुंह से ये बात सुन के उसका सेवक पूछता है कि आपका इससे क्या मतलब है। इस पे ग्रासिया कहती है कि जैसे ही वो राजा बन जाएगा तो सबसे पहले काम वो ये करेगा कि मुझसे निपटेगा। ग्रासिया काफी जोर से बोलती है कि हम कल यात्रा शुरू करेंगे, तुम सेल सेट करो। इस पे उसका सेवक उसे कुछ बता रहा होता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती और कहती है अगर टिमोथी 5 साल इंतजार करने को तैयार नहीं है तो मैं उसे निराश नहीं करूंगी। इस पे ग्रासिया का सेवक कहता है कि लेकिन आपने तो ये कहा था कि किंग अभी हाल में ही गुजरे हैं, हम अभी भी शोक की अवधि में हैं। इस पे ग्रासिया कहती है क्या मुझे रोना पड़ेगा। इस पे ग्रासिया का सेवक कहता है कि नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ग्रासिया उसे आदेश देती है कि सभी कैप्टन को इकट्ठा होने के लिए बोल दो यहाँ पे। अब यहाँ पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें बॉर्डर टाउन में हमारे एमसी के कैसल को दिखाया जाता है, जहाँ पे कैसल में खड़ा होके एमसी सोच रहा होता है। अब शैतानी जानवरों के बड़े बड़े झुंड नजर नहीं आ रहे हैं। घायल सैनिकों को पहले ही अपनी टीमों में लौटा दिया गया है और अब सैनिकों के अंदर लड़ाई के लिए जोश बहुत ज्यादा है। कार्टर उस डेमोनिक हाइब्रिड के शेल को दीवार के टूटे हुए हिस्से पर ले गया और वो उसका हिस्सा बन गया। एमसी एना के रूम की तरफ जा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि डेमोनिक जानवरों के एक बड़े झुंड को हराने में जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया था वो एना थी। हमें एना को दिखाया जाता है, हालांकि उसके बगल में नाना और नाइटिंग बैठे होते हैं, बट एना जब से फाइट से लौटी है तब से बेहोश ही है अभी तक। नाना, नाइटिंग और प्रिंस तीनों जने एना की तरफ देख रहे होते हैं और एक दूसरे से हल्के से बात कर रहे होते हैं। एमसी पूछता है कि ये सब आज होगा। इस पे नाइटिंग कहती है कि हाँ, आज आधी रात्रि तक हो जाएगा। इस पे एमसी पूछता है कि क्या वो इस बेहोशी की हालत में ही बालिग हो जाएगी। इसमें नाइटिंग कहती है कि नहीं, वो कोमा में है। जवानी की समस्याओं पर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से ही काबू पाया जा सकता है। राक्षसों का विरोध न कर पाने से सिर्फ यही होगा, उसे सिर्फ मौत मिलेगी। नाइटिंग बता रही होती है कि जिन सालों में मैं बेघर थी मैंने बहुत ज्यादा मौतें देखी हैं। चुड़ैलों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था, उन्हें फांसी दी जाती थी, जिंदा जला दिया जाता था और यहाँ तक कि अमीरों के मनोरंजन के लिए धीरे धीरे तड़फा तड़फा कर मार दिया जाता था। जो चुड़ैलें किस्मत वाली होती थी वो बच निकलती है, वे अपनी जिंदगी लोगों से अलग अलग ही जी सकती है, ये न जानते हुए कि होली पहाड़ कहाँ है। ये उनके दिलों में बस एक उम्मीद है जहाँ पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन एना अलग है। विच फेडरेशन की बहनों के अलावा मैंने कभी भी किसी को चुड़ैलों के प्रति इतना दयालु नहीं देखा। लोगों को उसकी जरूरत है, लोग उसकी परवाह करते हैं और उसके साथ एक आम इंसान जैसा व्यवहार करते हैं। एना अभी बड़ी नहीं हुई है लेकिन उसने पहले ही अपना होली माउंटेन ढूंढ लिया है। इसी बीच एमसी को वो पल याद आता है जब एना ने अपनी पावर के बारे में प्रिंस को दिखाया था कि उसकी पावर क्या है और एना पूछ रही होती है कि क्या आप अब मुझे मारने वाले हो। उसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे एना कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, मैं आपके साइड ही रहूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट फ्लैशबैक में हमें एना का वो रूप दिखाया जाता है जहां पे वो फुल कॉन्फिडेंस से कह रही होती है कि ये डीमन मंथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे हरा दूंगी। नेक्स्ट फ्लैशबैक में एना चिढ़ते हुए बोल रही होती है कि आप मुझे छोड़ने के सपने देख रहे हो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इन सारे फ्लैशबैक देखने के बाद अब रियलिटी में एमसी एना के हाथ को पकड़ के कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा आखिरी पल तक। एमसी को एना का हाथ पकड़ते हुए देख के नाइटिंग कहती है कि प्रिंस आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एना को इस समय आपकी बहुत जरूरत है। तभी रूम में हवा का झोंका अंदर प्रवेश करता है और जिसे देख के
नाइटिंग काफी हैरान होती है और चिल्ला के कहती है कि ये शुरू हो गया है, एना का मैजिक अवेकन होना स्टार्ट हो गया है। समय थोड़ा बीता और सब लोग वहीं पे खड़े इंतजार कर रहे होते हैं कि आगे अब क्या देखने को मिलेगा। नाइटिंग एना को चेक करते हुए बोलती है कि ये डेमंस बाइट ही है, पर मुझे एना के शरीर पे या फिर उसकी बॉडी पे मैजिक में कोई खासा फर्क नहीं देखने को मिल रहा। तभी अचानक से वहां रूम में पड़ी हुई मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, जिसे देख के तीनों घबरा जाते हैं, एना, नाना और नाइटिंग। तभी मोमबत्तियां फिर से जलती है, पर इस बार वो ग्रीन लाइट से जलती है, जिसे देख के एमसी पूछता है नाइटिंग से कि आखिर चल क्या रहा है। तभी एना अपनी आंखें खोलती है और उसे देखते हुए एमसी और नाइटिंग कहते हैं, एना तुम जाग गई। एना को जागते हुए देख के एमसी फटाक से उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या कहीं दर्द हो रहा है, मुझे देखने दो, कहीं कोई जख्म तो नहीं है या कोई अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही हो, क्या तुम बात कर सकती हो, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। ये पूरा सीन नाइटिंग देख रही होती है, जो कि महाराज से कहती है, आई मीन प्रिंस से कहती है कि प्रिंस जी थोड़ा रुक भी जाइए, एना अभी अभी तो जागी है। इस पे एमसी पीछे हटता हुआ कहता है कि हाँ हाँ माफ करना मुझे। तभी एना प्रिंस की तरफ देखते हुए अपने हाथ को, आई मीन अपनी हथेली को प्रिंस की तरफ लेके जाती है, जिसे नाना और प्रिंस काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और अगले पल एना की खाली पड़ी हुई हथेली से ग्रीन फायर निकलती है। अब इस ग्रीन फायर को देखते हुए तीनों जने हैरान होते हैं और एना जो कि इस फायर को देख के काफी खुश होती है। एमसी कुछ देर रुकता है और उसके बाद वो ट्राई करता है इस आग को छूने की और यहीं पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें एमसी के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां पे वो कुछ रिसाइन कर रहा होता है। एमसी नाइटिंग से पूछता है कि क्या तुमने वापस एसोसिएशन जाने का फैसला पक्का कर लिया है। इस पे नाइटिंग कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं वापस जा रही हूँ। आपने देखा ही होगा कि एना इस टॉर्चर से जिंदा बच गई है। हालांकि मुझे इसके पीछे होने वाले वजह के बारे में नहीं पता कि आखिर वो बिना किसी दर्द पीड़ा के इतने आराम से अपने मैजिक को अवेकन कैसे कर पाई। प्रिंस आपने भी वहां पे ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी फ्लेम का कलर चेंज हो गया है, जिससे कि उसकी मैजिक की एबिलिटी चेंज हो गई है। वो अपने फ्लेम की टेम्परेचर को अपने हिसाब से अब पूरा एडजस्ट कर सकती है। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब एमसी उस आग को हाथ लगा रहा होता है और उसे कुछ नहीं होता। ये देखते हुए एना कहती है कि मैं अब 5 मीटर तक अपने फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकती हूँ काफी अच्छे ढंग से, उनके टेम्परेचर से लेके उनके मूवमेंट तक। नाइटिंग बोलती है कि एना की जादुई शक्तियों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका उस पे बहुत बड़ा असर होगा। आखिर ऐसा क्या था जिसने एना की तकलीफ होने से रोका जब वो बड़ी हुई। इस पे एमसी सोचते हुए नाइटिंग को कहता है कि मेरा अंदाजा है उस लड़ाई के दौरान दीवार पर एना ने बहुत ज्यादा आग पैदा की, जिससे कि उसकी सारी शक्तियां वहां पे यूज हो गई। एना की शक्तियों का कम होने से लगता है कि इसका असर भी कम हो गया। एक चुड़ैल इतनी सारी शक्तियों का संगम होती है, इस सारी शक्ति को कंट्रोल करना जरूर मुश्किल होता होगा। इस जमाने में उन्हें ज्यादातर लोग दबाते हैं, वे सिर्फ अपनी काबिलियत छिपा के और एक आम इंसान होने का नाटक करके ही जिंदा रह सकते हैं। तो जो चुड़ैलें पहले जवान होने के दौरान मर गई, हो सकता है कि वे जादुई एनर्जी रिलीज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनका कंटेनर टूट गया। ये मैजिक एक बाल्टी की तरह है, अगर आप इसको भरोगे नहीं और खाली नहीं करोगे तो हो सकता है कि डेमोनिक टाइम पे वो फट जाए। चुड़ैलों को अपना मैजिक करते रहना चाहिए, जिससे कि उनका जो मैजिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा और उनका विल पावर भी। ये बात को सुन के नाइटिंग कहती है कि ऐसा हो सकता है, मुझे ये बात एसोसिएशन की बहन को जल्दी से बतानी होगी। इस साल सर्दियों में बहुत से लोगों को उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नाइटिंग जाते जाते कह रही होती है कि अगर वे सफलतापूर्वक उन्हें पार कर लेते हैं तो मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें अपना लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने एना को अपनाया था। इस पे एमसी कहता है कि हालांकि मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन अगर आप राक्षसों के महीने के बाद जाते तो ज्यादा देर नहीं होगी। बाहर मौसम खराब है और वहां राक्षसी जानवर हो सकते हैं और ये बिल्कुल भी सुरक्षित समय नहीं है वहां जाने का। इस पे नाइटिंग कहती है कि अगर मुझे ये जानकारी पहले मिल जाती तो शायद कम लोग मारे जाते। नाइटिंग कहती है कि चिंता मत कीजिए, शैतानी जानवर आमतौर पर मेरी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते। इस पे एमसी नाइटिंग से पूछता है कि तुम्हारा अवेक टाइम कब है। इस पे नाइटिंग कहती है कि सर्दियों के आखिर में और बसंत की शुरुआत में, लेकिन मेरी चिंता मत कीजिए, पिछले कुछ सालों में मेरी बहुत सी तकलीफें कम हो गई हैं। इस पे एमसीयू से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात को, अब जब तुम रास्ते में जाओगी तो ध्यान से जाना। इसके बाद नाइटिंग ग्रीट करते हुए प्रिंस को कहती है कि ठीक है हम अगली बार मिलेंगे। नाइटिंग को अपने आंखों के सामने गायब होता हुआ देख के एमसी सोचता है कि ये लड़की हमेशा एक मिस्ट्री सी लगती है। अब नाइटिंग के जाने के बाद एमसी चेयर पे बैठ के सोच रहा होता है कि अगर मैंने जो गेस किया है वो करेक्ट निकलता है तो इसका इफेक्ट
पूरा बीच सोसाइटी में होगा। नाना भी फ्यूचर में ऐसे ही एक्सपीरियंस से सफर करेगी और मैं नहीं चाहता कि नाना ऐसे ही बैठी रहे और कुछ ना करे। और मेरे लिए एमसी के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जिसमें वो कहता है कि इसके अलावा चुड़ैलों के लिए आवाज की समस्या भी है, मुझे स्टीम इंजन भी बनाने पड़ेंगे और उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरा उत्पादन बढ़ेगा तभी तो मेरी सीमावर्ती शहर की व्यापार प्रणाली में सुधार आएगा। एमसी अपने फ्यूचर के कामों का लिस्ट देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और कटप्पा वहां पे पधारते हैं। कटप्पा आके एमसी को बताता है कि लोंगसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड वालों ने एक मैसेंजर भेजा एक लेटर के साथ। तभी सीन शिफ्ट होता है मीटिंग रूम की तरफ, जहां पे और कोई नहीं एम्बेसडर आया होता है। एक तरफ एमसी और एक तरफ एम्बेसडर बैठे होते हैं, जहां पे एमसी उस लेटर को पढ़ रहा होता है। लेटर पढ़ने से पहले वो सोचता है कि ये संदेश वाहक हनीसकल परिवार से आया है और उसने कहा है कि वो लोंगसोंग किले में अमीरों के साथ व्यापार पर चर्चा करेगा, पर इसके चेहरे का हाव भाव देखने से लग रहा है कि ये नाकाम रहा क्या। तभी एमसी लेटर में लिखी हुई एक न्यूज पढ़ता है जिसको देख के वो चौंक जाता है। एमसी कहता है कि क्या द किंग मर गए। इसी बीच वो मैसेंजर कहता है प्रिंस से कि मैं ड्यूक रियान के बिहाफ से ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। मुझे आपको बताने के लिए बोला गया है कि ताज की लड़ाई अब खत्म हो गई है। वसीयत मिलने के बाद राजा के महल आप वापस जाएं। ग्रे कासल के नए राजा महामहिम टिमोथी बिम्डन है। अभी की सिचुएशन को देखते हुए नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर नए राजा का राज तिलक हो जाएगा। अब ये न्यूज सुनते ही एमसी बहुत चौंक जाता है। यहाँ पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एमसी को और कटप्पा को। एमसी जो कि आराम से टांगे फैला के बैठा होता है चेयर पे, और कटप्पा कहता है एमसी से कि प्रिंस कृपया अपने दुख को नियंत्रित करें। दोषी पहला राजकुमार था, ये सब एक दुखद घटना है। वैसे प्रिंस आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं। इस पे एमसी कहता है कि गेराल्ड की मौत बहुत अजीब थी, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि मेरी तीसरी और पांचवी बहनें क्या करती हैं। जबकि एमसी अब अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि हालांकि मुझे गार्सिया बिम्डन के बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे पता है कि वो उस तरह की इंसान नहीं है जो दूसरों को उसे हराने दे। वो आसानी से ग्रे कासल वापस नहीं आएगी, मुझे बस वही करना है जो वो करती है। अब ये सोचने के बाद एमसी कहता है कि सत्ता में बदलाव के कारण ग्रे कासल अस्थिर हो सकता है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमें अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को वहां से निकालना है। तुम और कार्टर और तुम्हारे नीचे काम करने वाले एक फैमिली लेटर लिखेंगे। मैं गार्ड्स को ग्रे कासल भेजूंगा और उन्हें दूसरे शहरों में शरण के लिए कहूंगा। इस बात को सुन के कटप्पा धन्यवाद करता है एमसी का। एमसी अब लगे हाथ एक लिस्ट थमाता है कटप्पा को और कहता है कि इसके अलावा हम आयरन का एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे और सिर्फ कच्चे मटेरियल बिलो टाउन को बेचेंगे। जिसपे कटप्पा सोच रहा होता है कि मुझे भविष्य में अपने लिए आयरन की तो बहुत जरूरत है। एमसी आगे कह रहा होता है कि और मिलिशिया का साइज बढ़ाने के लिए भर्ती के आदेश और साथ ही ट्रेनिंग के नियम भी मैंने इसमें लिख दिए। एमसी लिस्ट देते हुए सोच रहा होता है कि संदेश वाहक जो मेरे लिए संदेश लाया है वो समय खराब है या अच्छा है, ये चुनाव कर पाना मुश्किल है। जब तक मैं बॉर्डर टाउन में बिना हिले डुले रहता हूँ, निश्चित रूप से कई लोग होंगे जो बाहर कूदेंगे, जैसे कि लोंगसोंग स्ट्रो होल्ड का ड्यूक रियान। डीमन मंथ बीत जाने के बाद 10 में से 8 या 9 लोग नए राजा का झंडा उठाएंगे और पश्चिम की ओर जाएंगे। मुझे ठीक इसी की जरूरत है। औद्योगिकीकरण के साथ जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा कमी है वो है लोग। बॉर्डर टाउन की आबादी सिर्फ लगभग 2000 के करीब है, इसलिए कई प्रोजेक्ट बढ़ाए नहीं जा सकते। आबादी बढ़ाने के कई गलत रास्ते भी हैं, जिनमें कि गुलाम खरीदना, प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करना, जन्म दर बढ़ाना और जबरन शादी करना। बट ये जो चीजें हैं ना मुझे पसंद नहीं। दूसरी ओर अगर मैं लोंगसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड ले सकता हूँ तो मुझे बड़ी संख्या में आजाद लोग मिल सकते हैं, साथ ही धन भी जमा कर सकता हूँ। लूटपाट करके धन कमाने से ज्यादा तेज और कौन सा तरीका होगा। यार क्या सिरदर्दी है। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि नाइटिंग चुड़ैलों को जल्द ही वापस लाएगी जिससे मेरी मदद हो सके।